गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोबारा से किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। आज हम लोग द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने, उसका पार्ट 2 को सुनेंगे। इसमें हर चैप्टर में हर पर एक पेज के बाद नीचे में बेंजामिन ग्राहम के द्वारा कोट्स किया जाता है। वहाँ पे आपको शॉर्ट में बेंजामिन ग्राहम कोट बताया जाएगा। आइए शुरू करते हैं अध्याय 2 पार्ट 2, निवेशक व मुद्रास्फीति। हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति और इसके खिलाफ मुकाबला लोगों के दिमाग पर छाया रहा है। बीते समय में डॉलर की सिकुड़ती क्रय शक्ति और विशेष रूप से भविष्य में इसमें गंभीर गिरावट के भय या स्टीरियो की ऐसी उम्मीद ने वॉल स्ट्रीट की सोच को काफ़ी प्रभावित किया है। ये साफ है कि जीवन यापन लागत बढ़ने पर सबसे ज़्यादा पीड़ित वही होते हैं जिनकी आमदनी निश्चित होती है, और यही सिद्धांत निश्चित मूल धनराशि पर लागू होता है। वहीं दूसरी ओर स्टॉक होल्ड करने वालों के पास मौका होता है कि डॉलर की कम होती क्रय शक्ति को वे अपने बढ़ते लाभांश व शेयरों के भाव से पूरा कर सकें। इन निर्विवाद तथ्यों के आधार पर अनेक वित्तीय प्राधिकरणों ने निष्कर्ष निकाले हैं कि पहला, बॉन्ड्स एक तरह से निवेश का अनुपयुक्त ढांचा है। दूसरा, इसलिए साधारण शेयर अपने मूल प्रकृति के कारण बॉन्ड से अधिक लाभकारी निवेश है। हमने धर्मार्थ संस्थानों को ये सलाह मिलते सुना है कि उनके पोर्टफोलियो में 100% शेयर और 0% बॉन्ड होने चाहिए। यह पुराने दिनों के बिल्कुल उलट बात है। बेंजामिन ग्राहम कोट्स 1990 के दशक के उत्तरार्ध तक ये सलाह, जो वास्तव में एक फाउंडेशन या वित्तीय बंदोबस्ती के लिए उपयुक्त हो सकती है, क्योंकि ये असीमित और लंबे समय तक निवेश कर पाने के सक्षम है, व्यक्तिगत निवेशकों तक पहुंच गई थी जिनके जीवन का दायरा सीमित है। अपनी प्रभावशाली पुस्तक स्टॉक फॉर द लॉन्ग रन के 1994 के संस्करण में कार्टन स्कूल के वित्तीय प्रोफेसर जेरेमी सीगल ने सुझाव दिया था कि जोखिम लेने वाले निवेशकों को मार्जिन पर खरीदना चाहिए। उन्हें अपनी निवल संपत्ति के 1/3 हिस्से से अधिक का उधार लेना चाहिए और उनकी पूंजी का 135% हिस्सा स्टॉक में लगा देना चाहिए। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। फरवरी 1999 में मैरीलैंड के राज्य कोषाध्यक्ष माननीय रिचर्ड डिक्सन ने एक निवेश सम्मेलन में दर्शकों को बताया, बॉन्ड फंड में किसी के लिए पैसे रखने का कोई मतलब नहीं है। क्लोज। जब ट्रस्टों के निवेश को कानूनन हाई ग्रेड बॉन्ड्स और कुछ चुनिंदा प्रीफर्ड स्टॉक तक सीमित रखा गया था, हमारे पाठक इतने बुद्धिमान तो अवश्य होंगे कि यह जान सके कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स में सभी स्थितियों में बॉन्ड से बेहतर खरीद नहीं हो सकते, फिर चाहे शेयर बाजार कितना भी ऊपर हो और बॉन्ड्स पर उपलब्ध दरों की तुलना में उसका मौजूदा लाभांश रिटर्न कितना भी कम क्यों ना हो। यह बयान उतना ही बेतुका है जितना इससे उलट कहे जाने का होता है, जो वर्षों पहले अक्सर सुनाई देता था कि हर बॉन्ड शेयर से ज़्यादा सुरक्षित है। इस अध्याय में हम मुद्रास्फीति कारक पर विभिन्न पैमानों को लागू करने का प्रयास करेंगे ताकि कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सके कि किस हद तक निवेशक भाव के स्तर में भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी की अपेक्षाओं में समझदारी से प्रभावित हो सकता है। इस मामले में अन्य वित्तीय स्थितियों की भांति ही हमें अपने भविष्य की नीति का आधार वित्तीय अनुभवों से मिले ज्ञान को बनाना होगा। क्या मुद्रास्फीति इस देश के लिए कोई नई चीज़ है? कम से कम इस गंभीर रूप में जो इसने 1965 में धारण कर लिया। अगर हमने तुलनात्मक या इससे भी खराब मुद्रास्फीति को साक्षात अनुभव किया है, तो आज की मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए उनसे क्या सबक सीखे जा सकते हैं। चलिए हम सूची 2/1 से आरंभ करते हैं। एक संक्षिप्त ऐतिहासिक सारणी जिसमें भाव के आम स्तर में हुए बदलावों तथा सामान्य शेयरों की आय व बाजार मूल्य में आए सहगामी बदलावों के बारे में काफ़ी जानकारी संग्रहित है। हमारे आंकड़े 1915 से आरंभ होते हैं और इस प्रकार हर 5 वर्ष के अंतराल से 55 वर्षों को समाहित करते हैं। हमने 1945 की जगह 1946 का उपयोग किया है, जिससे युद्धकालीन भाव नियंत्रण के अंतिम वर्ष से बच सके। सबसे पहली बात जो हमें दिखाई देगी कि मुद्रास्फीति पहले भी और काफ़ी मात्रा में रही है। इसका सबसे बड़ा पंचवर्षीय प्रभाव 1915 से 1920 के बीच था, जब जीवन यापन लागत लगभग दोगुनी हो गई थी। इसकी तुलना 1965 से 1970 के बीच की अवधि से की जा सकती है,
जब ये 15% बढ़ गई थी। इस बीच हमने 3 अवधियों में भाव कम होते देखे तथा 6 में विभिन्न दरों से बढ़ते देखे, जिनमें से कुछ काफी कम थे। इसे देखने के बाद निवेशक को मुद्रास्फीति के जारी रहने या बार बार लौटने की संभावना नष्ट हो जाएगी। क्या हम ये बता सकते हैं कि मुद्रास्फीति की दर कितनी होने की संभावना है? इसका स्पष्ट जवाब हमारी सारणी से नहीं मिलेगा, क्योंकि यह हर तरह की विविधता दिखाती है। लेकिन ऐसा करने में ज़्यादा समझदारी है कि हम इसका संकेत बीते 20 वर्षों से के अधिक सिलसिलेवार रिकॉर्ड से हासिल करें। इस अवधि में उपभोक्ता भाव के स्तरों, यहाँ पर एक इंडेक्स है, द जनरल प्राइस लेवल स्टॉक अर्निंग एंड स्टॉक प्राइस एट 5 years interval 1950 to 1970. Year 1950 price level wholesale 38.0, consumer 35.4, bargainings कुछ नहीं, प्राइस 8.31, होलसेल प्राइस प्लस 96.0%, कंज्यूमर प्राइस प्लस 96.8%, स्टॉक प्राइस माइनस 4.0%। इसी तरह से ये टेबल 1970 तक गया है। 1970 में होलसेल प्राइस का लेवल 117.5%, कंज्यूमर लेवल का प्राइस 134.0%, अर्निंग है 5.36%, अर्निंग प्राइस है 500 स्टॉक इंडेक्स का 92.15%, होलसेल प्राइस है प्लस 14.6%, परसेंट चेंज फ्रॉम प्रीवियस लेवल, कंज्यूमर प्राइस है प्लस 21.9, स्टॉक अर्निंग है प्लस 3.3, स्टॉक प्राइस प्लस 4.4। Annual average for price level 1957 equal to 100 in table, but using new base 1967 equal to 100, the average for 1970 is 116.3 for consumers prices and 110.4 for wholesale prices for the stock price. 1941-1943 average equal to 10. 1946 used to avoid प्राइस कंट्रोल्स। स्तरों में औसत वार्षिक वृद्धि लगभग 2.5% की रही थी, जो 1965 से 1970 के बीच 4.5% और केवल वर्ष 1970 में ही 5.4% थी। सरकारी नीति मजबूती से हमेशा बड़े स्तर की मुद्रास्फीति के खिलाफ रही है, और यह मानने के कुछ कारण है कि भविष्य में संघीय नीतियां हाल के वर्षों से ज़्यादा प्रभावी होंगी। हमारा मानना है कि इस बिंदु पर निवेशक के लिए यही सही रहेगा कि वह अपनी सोच व फैसलों का आधार मुद्रास्फीति की संभावित अस्थिर दर, मान लीजिए 3% प्रति वर्ष, को बनाए। ये 1915 से 1970 की संपूर्ण अवधि की लगभग 2.5% वार्षिक दर की तुलना में है। इस बढ़त के क्या प्रभाव हो सकते हैं? इससे फिलहाल अच्छे मध्यम स्तर के टैक्स फ्री बॉन्ड्स यह हमारे उच्च ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के कर पश्चात तुल्य से हो रही है। आय में से आधा हिस्सा बढ़ी हुई जीवन यापन लागत में खप जाएगा। ये गंभीर सिकुड़न है, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखा जाना चाहिए। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि निवेशक के निवेश का वास्तविक मूल्य या क्रय शक्ति आने वाले वर्षों में कम हो जाएगी। अगर वह अपने कर पश्चात ब्याज आमदनी में से आधी खर्च कर देता है तो भी उसकी क्रय शक्ति अक्षुण्ण रहेगी, भले ही वार्षिक मुद्रास्फीति 3% ही क्यों न हो जाए। लेकिन स्वाभाविक है कि अगला सवाल यही होगा कि क्या निवेशक तार्किक रूप से तब ज़्यादा निश्चिंत होगा जब वो हाई ग्रेड बॉन्ड्स की अपेक्षा अन्य चीज़ों को खरीदे व होल्ड करे, चाहे 1970-71 में रिटर्न दर अभूतपूर्व हो। उदाहरण के लिए, क्या एक हिस्सा बॉन्ड और एक हिस्सा शेयर योजना से पूर्ण शेयर योजना बेहतर नहीं होगा? क्या सामान्य शेयरों ने मुद्रास्फीति से अंतर्निहित सुरक्षा विकसित नहीं कर ली है? और क्या ये लगभग निश्चित नहीं है कि आने वाले वर्षों में बॉन्ड्स से ज़्यादा बेहतर रिटर्न देंगे? क्या ये तथ्य नहीं है कि हमारे अध्ययन की 55 वर्षीय अवधि में निवेशकों को शेयरों में बॉन्ड्स से अधिक लाभ मिला है? इन सवालों के जवाब थोड़े जटिल हैं। निश्चित ही अतीत में लंबी अवधि के दौरान सामान्य शेयरों का प्रदर्शन बॉन्ड से ज़्यादा बेहतर रहा है। 1915 में DJIA का 77 का औसत बढ़कर 1970 में 753 के औसत तक पहुंच गया, जिसमें वार्षिक चक्रवृद्धि दर 4% से कुछ ही अधिक थी, जिसमें हम औसत लाभांश रिटर्न 4% और जोड़ देते हैं। S&P कंपोजिटिव के पूरक आंकड़े भी लगभग ऐसे ही थे।
यह 8% प्रति वर्ष की संयुक्त आंकड़ा निश्चित रूप से इसी 55 वर्ष की अवधि में बॉन्ड से प्राप्त रिटर्न से कहीं बेहतर है, लेकिन वह इससे अधिक नहीं है जो फिलहाल हाई ग्रेड बॉन्ड्स में मिल रहे हैं। ग्राहम कोट्स, ये उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब ग्राहम ने गलत अनुमान लगाया था। 1973 में यानी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा वेतन और मूल्य नियंत्रण लागू करने के 2 साल बाद मुद्रास्फीति ने 8.7% की दर को छू लिया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से मुद्रास्फीति का उच्चतम स्तर था। अमेरिकी इतिहास में 1973 से 1982 तक का दशक सबसे ज्यादा स्फीतिकारी प्रभाव वाला रहा। इस दौरान जीवन यापन की लागत दोगुना से ज्यादा बढ़ गई। क्लोज, जो फिलहाल हाई बॉन्ड्स में मिल रहे हैं। इससे हम अगले तार्किक प्रश्न पर पहुंचते हैं। क्या ये मानने का कोई ठोस कारण है कि आगामी वर्षों में साधारण शेयर बीते 5.5 दशक से बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे? इस कठिन प्रश्न पर हमारा उत्तर स्पष्ट तौर पर ना है। साधारण शेयरों का प्रदर्शन अतीत से बेहतर हो सकता है, लेकिन उनका ऐसा करना निश्चित नहीं है। हमें यहाँ निवेश परिणामों में 2 भिन्न समय तत्वों से निपटना होगा। पहले में वे संभावनाएं हैं जो दीर्घावधि भविष्य, मान लीजिए अगले 25 वर्षों में आती हैं। दूसरा उसमें लागू होता है निवेश के साथ वित्तीय और मानसिक रूप से कम या मध्यवर्ती अवधि, मान लीजिए 5 वर्ष या कम में क्या संभावित है। उसने जो किया है उसके प्रति उसकी मानसिक स्थिति, उसकी आशाएं व आशंकाएं, उसकी संतुष्टि या असंतोष, और सबसे बढ़कर आगे क्या करना है, ये सब निवेश के जीवन काल से नहीं बल्कि उसके वर्ष प्रति वर्ष के अनुभव से निर्धारित होते हैं। इस बिंदु पर हम स्पष्ट हो सकते हैं मुद्रास्फीति या अपस्फीति की परिस्थितियों तथा साधारण शेयरों की आमदनी व भाव की गति के बीच कोई निकट समय संबंध नहीं होता। इसका स्पष्ट उदाहरण 1966 से 1970 के बीच का काल है। जीवन यापन लागत में 22% की वृद्धि थी 1946 से 1950 के बीच के 5 वर्षों में सबसे अधिक, लेकिन 1965 से ही शेयर आय और शेयरों के भाव दोनों ही उतार पर हैं। बीते 5 वर्ष की अवधियों में दोनों ही दिशाओं के रिकॉर्ड में एक जैसा विरोधाभास है। मुद्रास्फीति और कॉर्पोरेट आय, इस विषय पर एक अन्य व अत्यधिक महत्वपूर्ण नजरिया अमेरिकी कारोबार जगत द्वारा दर्शाए अर्निंग रेट ऑन कैपिटल, पूंजीगत आय दर का अध्ययन है। निसंदेह आर्थिक गतिविधियों की आम दर से इसमें भी अस्थिरता आई, लेकिन इसमें थोक कीमतों का या जीवन यापन लागत में बढ़ोतरी का आम रुख नहीं दिखाई दिया। वास्तव में बीते 20 वर्षों में मुद्रास्फीति के बावजूद इस दर में काफ़ी गिरावट आई है। किसी सीमा तक इस गिरावट का कारण अधिक उदार अवमूल्यन दर लेना भी रहा है। देखिए सारणी 2.2। अपने विस्तृत अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निवेशक DJIA समूह पर हाल ही अर्जित 5 वर्षीय दर से अधिक पर भरोसा नहीं कर सकता, जो शेयरों के पीछे शुद्ध बुक वैल्यू पर लगभग 10% है, क्योंकि इन इशू की मार्केट वैल्यू इनकी बुक वैल्यू से काफ़ी अधिक है। मान लीजिए मध्य 1972 में 900 मार्केट वैल्यू और 560 बुक वैल्यू, चालू बाजार भाव आय केवल लगभग 6.25% है। ऐसा रिश्ता आमतौर पर रिवर्स या समयबद्ध आय शैली में दिखता है। उदाहरण के लिए DJIA का 9% का भाव जून 1971 में समाप्त हुए 12 महीनों में वास्तविक आय की तुलना में 18 गुना हो गया। हमारे आंकड़े पिछले अध्याय में दिए सुझावों के अनुरूप हैं। निवेशक अपने शेयरों से बाजार मूल्य पर लगभग 3.5% के औसत लाभांश रिटर्न और इसके साथ ही मुनाफे को पुनः निवेशित करने के परिणाम स्वरूप मान लीजिए 4% वार्षिक की वृद्धि की कल्पना करें। ध्यान रहे यहाँ बुक वैल्यू से जुड़े हर डॉलर से बाजार भाव में $1.60 की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। पाठक आपत्ति कर सकते हैं कि हमारी अंतिम गणना में अनुमानित 3% वार्षिक मुद्रास्फीति से प्राप्त परिणामों में साधारण शेयरों से आय व मूल्यों के बढ़ने को स्थान नहीं दिया गया है। हम इसे इस आधार पर न्यायसंगत ठहराते हैं कि ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि पहले कभी मुद्रास्फीति की तुलनात्मक मात्रा का प्रति शेयर आय पर सीधा प्रभाव पड़ा था। ठोस आंकड़े दर्शाते हैं कि बीते 20 वर्षों में DJIA यूनिट में होने वाली तुलनात्मक रूप से सारी बड़ी कमाई का कारण मुनाफे को पुनः निवेशित करना रहा है। अगर मुद्रास्फीति की एक अलग लाभकारी कारक के तौर पर काम करती तो इसके प्रभाव से पहले से मौजूद पूंजी के मूल्य में इजाफा होता। इससे बदले में ऐसी पुरानी पूंजी पर रेट ऑफ अर्निंग भी बढ़ जाती और इस तरह पुरानी व नई पूंजी पर
जुड़कर भी ऐसा होता, लेकिन बीते 20 वर्षों में ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। इस दौरान थोक भाव के स्तर से लगभग 40% तक की वृद्धि हुई। व्यवसाय आय को उपभोक्ता भाव से ज्यादा थोक भाव प्रभावित करते हैं। मुद्रास्फीति से साधारण शेयरों का मूल्य केवल एक तरह से बढ़ सकता है, अगर पूंजी निवेश के रेट ऑफ अर्निंग बढ़ जाए। अगर बीते रिकॉर्ड देखें तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। पिछले आर्थिक चक्रों में अच्छे व्यवसाय में भाव के स्तर बढ़े और खराब व्यवसाय में भाव गिरे। आमतौर पर माना जाता था थोड़ी सी मुद्रास्फीति व्यावसायिक मुनाफे की मददगार होती है। यह नजरिया 1950 से 1970 के इतिहास का विरोधाभासी नहीं है, जो आम समृद्धि और आम भाव वृद्धि के बीच के रिश्तों को उजागर करता है। लेकिन आंकड़े संकेत देते हैं कि इन सब का साधारण शेयर पूंजी इक्विटी कैपिटल की किसी भी तरह की अर्जन शक्ति पर प्रभाव सीमित ही रहा है, बल्कि ये तो निवेश से होने वाली आय को बनाए रखने में भी सहायक नहीं होती। साफ है कि ऐसा कुछ अहम विदेशी कारक है, विरोधी कारक है, जिन्होंने समूची अमेरिकी कॉरपोरेशन की वास्तविक लाभप्रदता को रोक रखा है। संभवतः इनमें सबसे अहम है, पहला, उत्पादकता वृद्धि से मजदूरी दर में अधिक वृद्धि होना, और दूसरा, बड़ी मात्रा में नई पूंजी की आवश्यकता, जिस कारण प्रयुक्त पूंजी और विक्रय का अनुमान सीमित रहता है। हमारी सूची 2-2 के आंकड़े बताते हैं अब तक मुद्रास्फीति से हमारे कॉरपोरेशनों व शेयरधारकों को फायदा ही हुआ है, जबकि इसके प्रभाव सर्वथा उलट रहे हैं। हमारी सूची के सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले आंकड़े वर्ष 1950 से 1969 के बीच कॉरपोरेट कर्ज की वृद्धि के हैं। यह हैरानी की बात है कि इस घटनाक्रम पर हमारे अर्थशास्त्रियों तथा वॉल स्ट्रीट ने कितना कम ध्यान दिया है। कॉरपोरेशनों के कर्ज में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। टेबल 2-2 कॉर्पोरेट डेब्ट प्रॉफिट एंड अर्निंग ऑन कैपिटल 1950 to 1969। ईयर 1950 नेट कॉर्पोरेट डेब्ट बिलियन $1402 बिलियन, कॉर्पोरेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स मिलियंस $42.6 मिलियन, आफ्टर टैक्स मिलियंस $70.8 मिलियन, परसेंट अर्न पीई ऑन कैपिटल S&P डाटा 18.3%, अदर डाटा 15.0%। 1955 212.1 फुट बिफोर इनकम टैक्स 48.6 मिलियंस, आफ्टर टैक्स 27.0 मिलियंस, S&P डाटा पीई ऑन कैपिटल 18.3, पी एन कैपिटल अदर डाटा 12.9। इसी तरह और भी 1969 तक का यह डाटा है। अर्निंग ऑफ स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडस्ट्रियल इंडेक्स डिवाइडेड बाय एवरेज बुक वैल्यू फॉर ईयर्स, फिगर फॉर 1950 and 1955 फ्रॉम कॉटल एंड विरथलम, दोज फॉर 1960-1969 फ्रॉम फॉर्च्यून। जबकि इनका टैक्स पूर्व मुनाफा दोगुने से कुछ ही अधिक हुआ है। इस अवधि में ब्याज की दरें बढ़ने से यह स्पष्ट है कि कॉर्पोरेट का कुल कर्ज बड़ा प्रतिकूल आर्थिक कारक और कुछ निजी उद्यमों के लिए वास्तविक समस्या बन गया है। ध्यान दें कि 1950 में ब्याज पश्चात लेकिन टैक्स पूर्व शुद्ध आय कॉर्पोरेट कर्ज की लगभग 30% थी, जबकि 1969 में यह कर्ज की केवल 13.2% ही थी। 1970 का अनुपात निश्चित ही और भी कम संतोषजनक रहा होगा। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि समूची कॉर्पोरेट इक्विटी पर अर्जित की जा रही 11% आमदनी का अधिकांश हिस्सा नए कर्ज की बड़ी रकम को इस्तेमाल से अर्जित किया जाता है, जिसकी लागत टैक्स क्रेडिट पश्चात 4% या उससे कम होती है। अगर हमारी कॉर्पोरेशनों ने 1950 के कर्ज अनुपात को कायम रखा होता तो शेयर पूंजी पर उनकी अर्निंग रेट मुद्रास्फीति के बावजूद और भी कम होती। शेयर बाजार का मानना है कि सार्वजनिक उपयोगिता उद्यम मुद्रास्फीति के सबसे बड़े शिकार रहे हैं। वे धन उधार लेने की लागत बढ़ने तथा नियामक प्रक्रिया के तहत ली जाने वाली दरों को बढ़ाने की समस्या के बीच फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ हम ये तथ्य बताना चाहेंगे कि बिजली, गैस और टेलीफोन सेवाओं की इकाई लागतों में वृद्धि आम भाव सूचकांक से इतनी कम होती है कि ये कंपनियों की भविष्य की रणनीतिक स्थिति मजबूत रहती है। इन्हें कानूनन अधिकार इससे मिला होता है कि ये अपनी निवेशित पूंजी पर समुचित रिटर्न के लिए प्रभार दर अनुकूल रख सके और इसी के भविष्य में इनके शेयरधारकों को संभावित सुरक्षा मिलती है, जैसे अतीत में मुद्रास्फीति से मिलती रही है। उपरोक्त सभी चीज़ों से हम पुनः अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निवेशक के पास ऐसा कोई ठोस आधार नहीं होता कि उसने 1971 के अंत में जिस भाव स्तर पर DJIA टाइप पोर्टफोलियो में साधारण शेयरों को खरीदा था उससे औसत कुल रिटर्न मान लीजिए 8% से अधिक की आशा रख सके। लेकिन यदि यह आशा बड़ी धनराशि से लगाई जा सकती है
तो भी सभी शेयर निवेश प्रोग्राम को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। भविष्य के लिए अगर कुछ निश्चित है तो वह यह है कि शेयर पोर्टफोलियो में आय तथा औसत वार्षिक ब्याज मूल्य 4% या ऐसी किसी भी मात्रा में समान दर से नहीं बढ़ेंगे। जेपी मॉर्गन सीनियर के यादगार शब्दों में कहे तो वे अस्थिर होंगे ही। इसका मतलब हुआ कि पहला, आज या कल के भाव वाले साधारण शेयर क्रेता को वास्तव में अब से अधिक असंतोषजनक परिणामों का जोखिम होगा। जनरल इलेक्ट्रिक और स्वयं डीजीआई को 1929 से 1932 गिरावट से खोई जमीन पाने में 25 वर्ष लग गए। इसके अतिरिक्त अगर निवेशक अपने पोर्टफोलियो को केवल साधारण शेयर तक सीमित रखता है तो उसके अत्यधिक बढ़त या निराशाजनक गिरावट में से किसी के भी कारण गुमराह होने की संभावना है। ये विशेष रूप से तब सत्य होगा जब इस कारण को आगामी मुद्रास्फीति की आशा का बल मिल जाए। तब अगर बाजार में फिर से तेजी आए तो वह इस बड़ी वृद्धि को अनिवार्य गिरावट के खतरे का संकेत नहीं मानेगा। ना ही वो अपने शानदार मुनाफे को भुनाएगा बल्कि अनुमानित मुद्रास्फीति का प्रमाण मानेगा और इस कारण साधारण शेयर खरीदेगा, भले वे बाजार स्तर से किसी भी अधिक हो या उनमें लाभांश रिटर्न कितना भी कम क्यों न हो, और यही दुख का कारण बनता है। मुद्रास्फीति से बचाव के तौर पर साधारण शेयरों के विकल्प। दुनिया भर में अपनी मुद्रा पर विश्वास न रखने वाले लोगों की मानक नीति सोना खरीदकर इसे अपने पास रखने की होती है। सौभाग्य से 1935 से ही यह अमेरिकी नागरिकों के लिए कानून के खिलाफ है। बीते 35 वर्ष में खुले बाजार में सोने का भाव 1972 की शुरुआत तक $35 प्रति आउंस से लेकर $48 प्रति आउंस तक बढ़ा है। बेंजामिन कोट्स, जॉन पिपरपोंट मॉर्गन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों के सबसे शक्तिशाली फाइनेंसर थे। उनके इस व्यापक प्रभाव के कारण अक्सर उनसे पूछा जाता था कि शेयर बाजार में आगे क्या होगा। मॉर्गन ने एक संक्षिप्त और सटीक उत्तर तैयार कर लिया था, इसमें उतार चढ़ाव होगा। जेन स्ट्रॉस मॉर्गन, अमेरिकी फाइनेंसर। क्लोज। जो मात्र 35% की वृद्धि है, लेकिन इस पूरे वक्त सोने के मालिक को इस पूंजी से कोई रिटर्न आय नहीं हुई बल्कि इसके भंडारण पर वार्षिक व्यय अवश्य हुआ। सामान्य कीमतों के स्तर में बढ़ोतरी के बावजूद यदि वो इस धन को बचत खाते में ब्याज दर रखता तो बेहतर होता। डॉलर की क्रय शक्ति में कमी से सुरक्षा देने में सोने की लगभग पूर्ण विफलता उस आम निवेशक की क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है जो धन को चीजों में लगाकर अपने को मुद्रास्फीति से बचाता है। क्योंकि ऐसी महंगी वस्तुएं भी होती हैं जिनका बाजार मूल्य कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे हीरे, माहिर कलाकारों के बनाए चित्र, पुस्तकों के पहले संस्करण, दुर्लभ डाक टिकट व सिक्के आदि। लेकिन इनमें से अनेक बल्कि अधिकांश के साथ मांगी गई कीमत के कृत्रिम व संदिग्ध या नकली होने की संभावना रहती है। निश्चित ये सोचना कठिन है कि 1804 के यूएस सिल्वर डॉलर, जो उस वर्ष छपा भी ना हो, के लिए बतौर निवेश परिचालन $67,500 दिए जाएं। हम इस विषय में गहन जानकारी ना होने को स्वीकारते हैं। हमारे बहुत कम पाठकों के लिए क्षेत्र सुरक्षित व सहज होगा। रियल एस्टेट के स्वामित्व को अच्छा दीर्घावधि निवेश माना जाता रहा है, जिसमें मुद्रास्फीति से सुरक्षा भी अच्छी मात्रा में होती है। दुर्भाग्य से रियल एस्टेट के मूल्यों में भी भारी अस्थिरता होती है। लोकेशन, चुकाई कीमत आदि में काफ़ी गंभीर गलतियां हो जाती हैं। विक्रेताओं के छल कपट तो है ही। अंत में कहना चाहेंगे, सीमित पूंजी वाले निवेशक के लिए विविधीकरण व्यावहारिक नहीं है। दूसरों के साथ विभिन्न प्रकार की भागीदारी को छोड़कर और विशेष खतरों के साथ जो नए फ्लोटेशन से जुड़े होते हैं, ये सामान्य स्टॉक स्वामित्व से बहुत अलग नहीं होते। ये भी हमारे क्षेत्र में नहीं आता। हम तो निवेशक से बस यही कह सकते हैं, इसे करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप इसे समझते हैं। निष्कर्ष स्वाभाविक है कि हम पुनः उसी नीति पर चलते हैं जिसे हमने पिछले अध्याय में सुझाया था। केवल भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण निवेशक अपना सारा धन एक ही जगह नहीं रख सकते। बेंजामिन कोट्स। निवेश दार्शनिक पीटर एल बर्नस्टीन का मानना है कि ग्राहम कीमती वस्तुओं, विशेष रूप से सोने के बारे में सरासर गलत थे, जिसने कम से कम ग्राहम द्वारा इस अध्याय को लिखने के बाद के वर्षों में मुद्रास्फीति को मात देने की मजबूत क्षमता दिखाई है। वित्तीय सलाहकार विलियम बर्नस्टीन सहमति के साथ इस ओर इशारा करते हैं। सोना अगर खराब प्रदर्शन करे तो भी कीमती धातुओं के फंड में किया गया एक छोटा सा आवंटन, मान लीजिए आपकी कुल संपत्ति का 2% आपके कुल रिटर्न को चोट पहुंचाने के लिए बहुत कम है। लेकिन जब सोना अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसका रिटर्न अक्सर शानदार होता है।
क्लोज। केवल बॉन्ड बास्केट में, फिर भले ही बॉन्ड्स ने हाल ही में कितना भी अच्छा शानदार रिटर्न क्यों ना दिया हो, ना ही शेयर बास्केट में भले ही मुद्रास्फीति जारी रहने की कितनी भी संभावना हो, निवेशक जितना अधिक अपने पोर्टफोलियो और इसमें मिलने वाली आय पर निर्भर होगा, उसके लिए जीवन के इस अप्रत्याशित और परेशान कर देने वाले हिस्से से समय को सुरक्षित रखना उतना ही आवश्यक होगा। यह स्वयं सिद्ध है कि रूढ़िवादी निवेशक अपने जोखिम को न्यूनतम रखना चाहते हैं। हमारी दृढ़ सोच है कि खरीदने में शामिल जोखिम मान लीजिए लगभग 7.5% यील्ड देने वाले टेलीफोन कंपनी के बॉन्ड उनसे काफ़ी कम है जो DJIA को 900 या यहाँ सूचीबद्ध ऐसे ही कोई अन्य शेयर पर खरीदने में होते हैं। लेकिन बड़े स्तर की मुद्रास्फीति की संभावना बनी रहती है और इसके प्रति निवेशक को अपनी सुरक्षा करनी ही चाहिए। यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं कि शेयर घटक ऐसी मुद्रास्फीति से समुचित सुरक्षा दे सकेंगे, लेकिन इनमें बॉन्ड घटक से अधिक सुरक्षा होनी चाहिए। यही बात हमने अपने 1965 के संस्करण में इस विषय पर कही थी और आज भी यही लिख रहे हैं। पाठक को साफ ही होगा कि हम साधारण शेयरों के इस स्तर DJIA पर 892 के प्रति उत्साहित नहीं हैं। पहले बताए कारण से हमें लगता है कि रक्षात्मक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में साधारण शेयरों के उचित अनुपात के बिना नहीं रह सकता। भले हम इसे दो बुराइयों से कमतर माने, सिर्फ बॉन्ड्स वाली होल्डिंग में जोखिम अपेक्षाकृत अधिक है। बेंजामिन कोट्स। कभी कभी ये एक पूरे साल में 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे सकता है और सिर्फ अपने बल पर एक फीके पोर्टफोलियो को भ्रामक प्रदान कर सकता है, चमक प्रदान कर सकता है। लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक सोने में सीधे तौर पर निवेश करने से बचता है क्योंकि इसके भंडारण और इंश्योरेंस की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसके बजाय ये ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश करता है जिसके पोर्टफोलियो में विविधता हो, जिसकी विशेषता कीमती धातुओं का कारोबार करने वाली कंपनियों का स्टॉक हो और जो सालाना खर्च के तौर पर 1% से कम चार्ज करती हो। अपनी हिस्सेदारी को अपनी कुल वित्तीय संपत्ति के 2% तक सीमित रखें या शायद 5% तक यदि आपकी आयु 65 वर्ष से अधिक है। यहाँ पर यह अध्याय 1 खत्म होता है। अध्याय 2 पर टिप्पणी है जो इसी अध्याय का एक पार्ट है। अमेरिकी दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं। 20 वर्ष पूर्व किराना के $10 के सामान को 2 लोग उठाते थे, आज 5 वर्ष का एक बच्चा भी इसे उठा सकता है। इसे कहा हेनरी यंगमैन ने। मुद्रास्फीति इसकी परवाह किसे है? आखिर 1997 और 2002 के बीच वस्तु और सेवाओं की कीमत में वार्षिक वृद्धि औसतन 2.2% से भी कम थी और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह निम्नतम बिंदु दर भी अतिरंजित है। क्षण भर विचार करें कि कंप्यूटर और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के भाव में कितनी गिरावट आई है और किस तरह अनेक वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी हुई है, अर्थात ग्राहकों को अपने धन का बेहतर मूल्य मिल रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिका में वास्तविक मुद्रास्फीति दर लगभग 1% वार्षिक है। ये वृद्धि इतनी कम है कि अनेक विशेषज्ञों ने मुद्रास्फीति के मर जाने का दावा कर लिया। बेंजामिन कोट्स। US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स जो मुद्रास्फीति को मापने वाला उपरोक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करता है, वह एक विस्तृत और व्यापक वेबसाइट www.bls.government.has को संचालित करता है। दूसरा, मुद्रास्फीति मर चुकी है प्रदेश पर जीवंत चर्चा के लिए www.pbs.org पर देखें। 1996 में सरकार ने अर्थशास्त्रियों के एक समूह बेस्किन कमीशन को मुद्रास्फीति की आधिकारिक दर की सटीकता की पड़ताल करने के लिए कहा था। अनुमान था मुद्रास्फीति की दर को बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया गया है। अक्सर हर वर्ष मुद्रास्फीति की 2% अंक ज़्यादा दिखाई जाता है। कमीशन की रिपोर्ट के लिए www.ssa.government देखें। कई निवेश विशेषज्ञ अब महसूस करते हैं कि मूल्यहीनता या गिरती कीमतें मुद्रास्फीति से ज़्यादा खतरनाक है। इस खतरे को सीमित करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड को अस्थायी घटक के रूप में शामिल करना सबसे अच्छा उपाय है। अध्याय 4 पर टिप्पणी देखें। कोट्स क्लोज। धन का भ्रम। निवेशकों के मुद्रास्फीति की अहमियत को अनदेखा करने का एक और कारण है जिसे मनोवैज्ञानिक धन का भ्रम कहते हैं। अगर आपको वर्ष में 2% की वेतन वृद्धि मिले जबकि मुद्रास्फीति 4% चल रही हो तो निश्चित ही आपको उससे बेहतर लगेगा अगर वर्ष में मुद्रास्फीति शून्य रहे और वेतन में 2% की कटौती हो जाए, जबकि दोनों ही हालत में दरअसल आपका वेतन समान ही है। मुद्रास्फीति के बाद 2% कम, जब तक नाम मात्र का या पूर्ण बदलाव सकारात्मक हो हम इसे अच्छा मानते हैं।
भले ही इसका वास्तविक या मुद्रास्फीति पश्चात परिणाम नकारात्मक हो और आपके वेतन में हुआ कोई भी बदलाव अर्थव्यवस्था में समूचे आम परिवर्तन के मुकाबले ज़्यादा सुस्पष्ट और विशिष्ट होता है। इसी तरह 1980 में निवेशक बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी पर मिलने वाले 11% से खुश थे और वे 2003 में लगभग 2% अर्जन से काफ़ी निराश थे। भले ही बीते वक्त में मुद्रास्फीति में वे धन खो रहे थे, जबकि अब मुद्रास्फीति के बराबर है। हमें जो नाम मात्र की दर मिलती है बैंक के विज्ञापनों और इसकी खिड़कियों पर लिखी रहती है। जहां अंक अधिक हो तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन मुद्रास्फीति गुप्त रूप से इसे घटा देती है। मुद्रास्फीति का असर विज्ञापनों पर नहीं बल्कि हमारी संपत्ति पर होता है। यही कारण है कि मुद्रास्फीति की इतनी सहज ही अनदेखी हो जाती है और इसी कारण निवेश में सफलता के पैमाने में यह अहम नहीं होता कि आप कितना पा रहे हैं, बल्कि मुद्रास्फीति के बाद आपके पास कितना बच रहा है। और भी बुनियादी बात यह है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अप्रत्याशित और कम अनुमोदन को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए। मुद्रास्फीति के जीवित होने पर यकीन करने के 3 अच्छे कारण हैं। हाल ही 1973 से 1982 के दौरान अमेरिका अपने इतिहास की सबसे कष्टकारी मुद्रास्फीति से गुजरा। जैसा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने आकलन किया, इस अवधि के दौरान भाव दोगुने से भी अधिक हो गए थे, जो लगभग 9% की वार्षिक दर तक चढ़ गए थे। 1979 में ही मुद्रास्फीति 13.3% हो गई थी, जिससे अर्थव्यवस्था पंगु हो गई और जिसे स्टैगफ्लेशन नाम से जाना गया। और इससे अनेक टीकाकारों ने सवाल उठाए। बेंजामिन कोट्स, इस व्यावहारिक नुकसान के संबंध में अधिक जानकारी के लिए एल्डर सॉफिर, पीटर डायमंड और अमोस ट्वेस्की का मनी इल्यूशन देखें, जो डैनियल कानेमन और अमोस ट्वेस्की द्वारा संपादित चाइजेस, वैल्यूज एंड फैंस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 2000 के पृष्ठ 355 पर है। कोट्स क्लोज। क्या अमेरिका वैश्विक बाजार में मुकाबला कर सकेगा? 1973 के आरंभ में जिन वस्तुओं और सेवाओं का भाव $100 था, 1982 के अंत तक ये $230 की हो गई थी, जिससे $1 का मूल्य सिकुड़कर 45 सेंट से भी कम हो गया था। इस स्थिति से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति संपत्ति के ऐसे विनाश पर मजाक नहीं करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति इस जोखिम के प्रति सुरक्षित रहने में चूक नहीं करेगा। क्यों यह वापस लौट सकता है? दूसरा, 1960 के दुनिया भर के बाजार आधारित देशों का 69% हिस्सा कम से कम 1 वर्ष तक रिस्त रहा है, जिसमें मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 25% या अधिक तक पहुंच गई थी। मुद्रास्फीति की उन अवधियों ने निवेशकों की क्रय शक्ति को औसतन 53% तक नष्ट कर दिया था। ये मूर्खता ही होगी अगर हम ये सोचें कि अमेरिका इस तरह के विनाश से किसी तरह बच सकता है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, तो हम उससे भी बड़े मूर्ख होंगे। पॉइंट नंबर 3, बढ़ते दामों से अंकल सैम को डॉलरों में उधार चुकाने का मौका मिला, जो मुद्रास्फीति के कारण सस्ते हो गए थे। मुद्रास्फीति का संपूर्ण निर्मूलन नियमित रूप से धन उधार लेने वाले किसी भी अर्थव्यवस्था के आत्महित के खिलाफ है। बेंजामिन कोट्स, उस वर्ष राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अपना प्रसिद्ध मलेज अर्थव्यवस्था भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विश्वास में संकट के संबंध में चेतावनी दी थी, जो हमारी राष्ट्रीय इच्छा शक्ति के दिल और आत्मा पर हमला करता है और जो अमेरिका के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को नष्ट करने खतरा उत्पन्न करता है। स्टैनली फिशर, रत्ना सहाय और कार्लेस ए वेग, मॉडर्न हाइपर एंड हाई इन्फ्लेमेशन, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, वर्किंग पेपर 8930 देखें। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका हाइपर इन्फ्लेशन के दौर से 2 बार गुजरा है। अमेरिकी क्रांति के दौरान 1977 से लेकर 1979 के बीच कीमतों ने हर साल लगभग 3 गुना की वृद्धि दर्ज की है। क्रांति के दौरान मैसाचुसेट्स में मक्खन की 1 पाउंड की कीमत $12 और आटे की कीमत $1600 प्रति बैरल तक पहुंच गई। गृह युद्ध के दौरान मुद्रास्फीति ने 29% उत्तर में और लगभग 200% परिसंघ में की वार्षिक दर पर छलांग लगाई। लगभग 1946 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर 18.1% थी। मैं फोर्ड फाउंडेशन के लॉरेंस सीगल की आलोचनात्मक किंतु सटीक अंतर्दृष्टि का ऋणी हूँ। इसके विपरीत
अपस्फीति या लगातार गिरती कीमतों के समय में उधार लेने वाला बनने की तुलना में ऋणदाता होना अधिक लाभप्रद होता है। यही कारण है कि अधिकांश निवेशकों को अपनी संपत्ति का कम से कम एक हिस्सा बॉन्ड में रखना चाहिए, जो गिरती कीमतों के खिलाफ इंश्योरेंस का काम कर सके। कोर्स क्लोज। आधा बचाव। तो फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मुद्रास्फीति से बचने के लिए क्या कर सकता है? इसका मानक जवाब शेयर खरीदना है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है, जैसा कि आमतौर पर दिए जाने वाले जवाब अक्सर होते हैं। चित्र 2-1 1926 से 2002 तक मुद्रास्फीति और शेयरों के भाव के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिन भी वर्षों में उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं के दाम कम हुए हैं, जो ग्राफ के बाईं तरफ है, शेयरों से रिटर्न भी खराब रहे, जिससे बाजार मूल्य में 43% की कमी आई। जब मुद्रास्फीति 6% से ऊपर गई, जो कि वर्षों में ग्राफ में दाईं तरफ है, तो शेयर भी डूब गए। शेयर बाजार ने 14 वर्षों में से 8 में नुकसान उठाया, जिनमें मुद्रास्फीति 6% से अधिक थी। इन 14 वर्षों का औसतन रिटर्न मात्र 2.6% था। जहां थोड़ी मुद्रास्फीति से कंपनियों को अपने कच्चे माल की बड़ी लागत को ग्राहकों पर डालने का मौका मिल जाता है, वहीं अधिक मुद्रास्फीति से विनाश होता है, जिससे उपभोक्ताओं में मजबूरन अपनी खरीद में कटौती करनी पड़ती है और पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी दिखने लगती है। ऐतिहासिक प्रमाण साफ है। 1926 में शुद्ध शेयर बाजार डेटा के आने से के साथ ही इसमें 64 पंचवर्षीय अवधियों शामिल रही, अर्थात 1926 से लेकर 1930, 1927 से लेकर 1931, 1928 से लेकर 1932 और इसके बाद 1998 से लेकर 2002 तक। इन 64 में से 50 पंचवर्षीय अवधियों में या पूरे समय का 78% में शेयरों के भाव मुद्रास्फीति से अधिक रहे। ये प्रभावशाली लेकिन अपूर्ण है। इसका मतलब हुआ कि लगभग हर 5 में से एक बार शेयर मुद्रास्फीति का मुकाबला करने में विफल रहे। बेंजामिन कोट्स। जब मुद्रास्फीति नकारात्मक होती है तो इसे तकनीकी रूप से अपस्फीति कहा जाता है। पहले शून्य पर लगातार गिरती कीमतें अच्छी लगती हैं, जब तक आप जापानी उदाहरण के बारे में नहीं सोचते हैं। जापान में कीमतें 1989 से लगातार घट रही हैं। अचल संपत्ति और शेयर बाजार का मूल्य साल दर साल गिर रहा है। निश्चित ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए यह निरंतर प्रताड़ना से कम नहीं है। इबॉट्सन एसोसिएट्स स्टॉक्स बॉन्ड्स बिल्स एंड इन्फ्लेशन 2003 हैंडबुक तालिका 2-8। यही पैटर्न संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर भी दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर बेल्जियम, इटली और जर्मनी में, जहां 20वीं शताब्दी में मुद्रास्फीति विशेष रूप से अधिक थी, एलरॉय डिम्सन, पॉल मार्श और माइक स्टेनसन समझते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रास्फीति का स्टॉक और बॉन्ड बाजार दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये एक ग्राफ है जो दर्शाता है हाउ वेल डू स्टॉक्स hedge against inflation. This graph shows inflation and stock return for each year between 1926 and 2002, arrayed not in chronological order but from the lowest annual inflation rates to the highest. When inflation is highly negative, see far left, stocks do very poorly. When inflation is moderate, as it was in most years during this period, stocks generally do well. But when inflation beats up to be very high, source Boston Associates. बचने के 2 लघु नाम। सौभाग्यवश आप मुद्रास्फीति से बचने के लिए शेयरों के अलावा भी किसी चीज का उपयोग कर सकते हैं। ग्राहम ने जब आखिर में लिखा था, उसके बाद से निवेशकों के लिए मुद्रास्फीति की आग के खिलाफ 2 योद्धा हमेशा मौजूद रहे। REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या REIT रीट्स उच्चारण ऐसी कंपनियां हैं जो व्यावसायिक व आवासीय संपत्तियों की स्वामी होती हैं और इनसे किराया वसूलती हैं। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के साथ मिलकर REIT मुद्रास्फीति से जमकर टक्कर लेती है। इनमें सबसे अच्छा वैनगार्ड REIT इंडेक्स फंड है। अन्य अपेक्षाकृत कम कीमत वाले विकल्पों में कोहेन एंड स्टील्स रियल्टी शेयर्स,
कोलंबिया रियल एस्टेट सिक्योरिटी फंड और फिडेलिटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड मौजूद है। यद्यपि REIT फंड मुद्रास्फीति से लड़ने में पूर्ण सुरक्षित नहीं है, लेकिन दीर्घावधि में इससे आपके अपने कुल रिटर्न को बाधित किए बिना क्रय शक्ति में पतन के प्रति सुरक्षा मिल जाती है। टिप्स TIPS ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज या टिप्स अमेरिकी सरकार के बॉन्ड हैं। इन्हें सबसे पहले 1997 में जारी किया गया, जिनका मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ स्वतः ही बढ़ जाता है। इनके पीछे अमेरिका का पूरा भरोसा और साख होने के कारण सभी ट्रेजरी बॉन्ड स्वतः ही सुरक्षित ब्याज भुगतान के मामले में हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही टिप्स ये भी गारंटी देता है कि आपका निवेश मूल्य मुद्रास्फीति से अप्रभावित रहेगा। ये छोटे से पैकेज में आप खुद को वित्तीय हानि और क्रय शक्ति घटने से सुरक्षित कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक कमी भी है। जब ये मुद्रास्फीति बढ़ने से आपको टिप्स बॉन्ड का मूल्य बढ़ता है, जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस इस मूल्य वृद्धि को कर योग्य आय के तौर पर लेती है। बेंजामिन कोट्स रीट्स से संबंधित संपूर्ण जानकारी www.nareit.com पर पाई जा सकती है। हालांकि कभी कभी यह जानकारी पुरानी हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए www.vanguard.com और www.fidelity.com देखें। यदि आपके पास घर है तो रीट्स फंड में निवेश करने का मामला कमजोर हो सकता है, क्योंकि घर होने से अचल संपत्ति में आपको स्वामित्व की जिम्मेदारी निहित हो जाती है। टिप्स का अच्छा परिचय www.publicdepth.trace.government.stm पर पाया जा सकता है। भले ही कोट्स क्लोज भले ही पूरी तरह से कागज पर मिला लाभ ही है, सिवाय इसके कि आपने बॉन्ड को नए उच्च भाव पर बेचा ना हो। RIES को यह क्यों सही लगता है? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को वित्त विश्लेषक मार्क्स वेबर के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों को याद रखना चाहिए। किसी नौकरशाह से क्यों का सवाल कभी न करें। इस तंग करने वाली टैक्स जटिलता के कारण टिप्स टैक्स छूट सेवानिवृत्ति वाले खाते जैसे IRA क्यू या 401k के लिए सबसे उचित है, जिसमें आपकी कर योग्य आय बढ़ती नहीं है। आप टिप्स को सीधे अमेरिकी सरकार से www.publicdepth.trace.government पर खरीद सकते हैं, या इन्हें कम लागत वाले म्यूचुअल फंड वैनगार्ड इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज या फिडेलिटी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड फंड से भी खरीद सकते हैं। इसे सीधे खरीदें या फंड के माध्यम से। टिप्स आपके रिटायरमेंट फंड के अनुपात का आदर्श विकल्प है, जिसे आप अन्यथा नगद रखते इन्हें ट्रेड ना करें। टिप्स छोटी अवधि में अस्थिर हो सकते हैं, इसलिए बतौर अस्थायी जीवन पर्यंत होल्डिंग के तौर पर सबसे अच्छा काम करते हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए अपने रिटायरमेंट अस्थियों में से कम 10% का आवंटन टिप्स में करना अपने धन के एक हिस्से को पूर्णतः सुरक्षित तथा मुद्रास्फीति के लंबे अदृश्य नाखूनों से दूर रखने का बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका है। यहाँ पर अध्याय 2 का नेक्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।